चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। एकदम बेसिक से उठेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। बेसिक से उठेंगे एकदम। देखिए इस जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। पहली बात तो ये जेनेटिक्स क्या है, ये टर्म किसने दिया। देखिए जेनेटिक्स अगर मैं टर्म की बात करूं कि टर्म किसने दिया है, तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है विलियम बैटसन। विलियम बैटसन ने 1905 में ये टर्म दिया है जेनेटिक्स। क्या मतलब होता है जेनेटिक्स का? जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन पे पहले हम बात करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स? कैसे जेनेटिक्स को डिफाइन किया जाए? तो जेनेटिक्स का सीधा सीधी मतलब होता है स्टडी ऑफ टू थिंग्स। व्हाट? स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी ही जेनेटिक्स कहलाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, राइट? आपके मन में आ रहा होगा कि सर हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। तो बच्चे आइए हम पहले बात करते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं हेरिडिटी के बारे में। हाँ बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लेते सब बैक पे। वो मैं एक साथ दिलवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक, वो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होता है? देखिए मैं कह रहा हूं ट्रांसमिशन ऑफ, ट्रांसमिशन का मतलब समझते हैं, स्टडी। तो मैं कह रहा हूं मतलब कि ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसफर, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब मैंने पहले समझाया ट्रांसफर। स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर, जेनेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन generation, from one generation to next generation, to next generation is called as heredity। मतलब हेरिडिटी भी एक स्टडी ही है यार, ये एक स्टडी ही है, लेकिन किसकी स्टडी? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जेनेटिकल कैरेक्टर क्या है, आ रहा होगा। देखिए पहली बात तो कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर इज जस्ट लाइक एक्सप्रेशन, कैरेक्टर इज जस्ट लाइक एक्सप्रेशन। यदि कोई भी एक्सप्रेशन जो जीन के रेगुलेशन पर डिपेंड करता हो, जीन पर डिपेंड करता हो, ऐसे एक्सप्रेशन को आप जेनेटिकल कैरेक्टर के नाम से पुकारते हो। बच्चों मैं आपको बताऊं, एक जेनेटिकल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए 3 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। वो कौन है? वो कौन है? पहला, जीन तो होना ही चाहिए। अरे जीन नहीं होगा तो कहां से जेनेटिकल कैरेक्टर बनेगा यार? जीन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। दूसरा, जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। सवाल है सर जीन का एक्सप्रेशन का मतलब क्या? बच्चों मैं बताऊं, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, हम पढ़ेंगे आगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, और वो डीएनए आरएनए बनाता है, और आरएनए प्रोटीन बनाता है। और इसमें ये जो प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाती है। और जब प्रोटीन बनता है तो यही प्रोटीन कोई ना कोई जेनेटिकल कैरेक्टर बना देता है, कोई ना कोई एक्सप्रेशन दे देता है बॉडी को। और ये जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने की फिनोमिना है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, एक साथ इसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो केवल जीन के रहने मात्र से नहीं होगा, उसका एक्सप्रेशन भी जरूरी है, तभी बनेगा जेनेटिकल कैरेक्टर। रही बात कि एक और चीजों का होना जरूरी है, अब वो क्या है? सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्या है बच्चे? सुटेबल, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर जीन एक्सप्रेशन, फॉर जीन एक्सप्रेशन। अरे यार जीन के रहने मात्र से जेनेटिकल कैरेक्टर नहीं बन जाएगा, उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। और एक्सप्रेशन तो तब होगा जब उस जीन के लिए
सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट हो। मैं आपको जीन का रेगुलेशन पढ़ाऊंगा एक अलग चैप्टर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहां हम बात करेंगे कि जीन कब एक्सप्रेस होगा कब नहीं होगा। लेकिन अगर सुटेबल इन्वायरमेंटल फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा तो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, तो जीन के रहने मात्र से तो कैरेक्टर बनने वाला है नहीं। तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो जीन पर डिपेंडेंट हो, जो जीन की वजह से होता हो, जेनेटिकल कैरेक्टर कहते हैं उसको। अरे मेरा हाइट देखो तुम, मेरा कलर देखो, मेरी आवाज देखो, मेरा बॉडी का शेप साइज देखो, देखने से लग रहा हूं कि मैं इंसान हूं। एक हाथी के बच्चे को इमेजिन करो, देखने से वो लग रहा है कि वो हाथी का बच्चा है। कभी आपने सोचा, कभी आपने सोचा कि एक हाथी का बच्चा हाथी ही क्यों होता है, इंसान क्यों ना हो जाता? क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि आपने बीज बोया आम का, इमली क्यों नहीं होगा? अरे नहीं होगा। बीज बोए आम के, इमली कहां से हो? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस बीज के अंदर जो जीन है, सेल्स के अंदर, वो ऐसा प्रोटीन बनाएगी, जो ऐसा कैरेक्टर बनाएगा, जो कैरेक्टर मैंगो प्लांट का होगा। मुझे बनाने के लिए मेरे मदर फादर ने एक एक सेल दिया है। मदर के वो सेल ओवम, एग जिसको कहते हैं, और फादर का वो एक सिंगल सेल स्पर्म है। और उसमें जो क्रोमोसोम था, उसमें जो डीएनए था, उसमें जो जीन था, वो इंसान का कैरेक्टर बनाने के लिए जिम्मेवार था। इसीलिए मैं इंसान बना हूं। और एक हाथी का बच्चा, उस हाथी के माँ बाप ने जो एक एक सेल दिया, उसमें जो डीएनए था, उसका जो जीन था, वो जीन हाथी के कैरेक्टर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसका मतलब जो जीन चाहेगा वही होगा। हमने अगर जीन दिया है इंसान का, तो हाथी का बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। अगर जीन गया बकरे का, तो बकरा ही पैदा होगा। रही बात, आप कहोगे सर आजकल तो कुछ भी हो जाता है। हाथी से हम पैदा करवा रहे हैं क्या? घोड़ा। घोड़ा से पैदा करवा रहे हैं गधा, गधा से घोड़ा। अरे ये सब नेचुरल नहीं है। ये सब छेड़छाड़ की गई है। नेचुरली आप बात कीजिए, जो जीन वो वही कैरेक्टर बनाएगा, चाहे वो कैरेक्टर किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का हो। रही बात कि सर जेनेटिकल कैरेक्टर तो समझ आ गया। आपने कहा इस जेनेटिकल कैरेक्टर का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने की स्टडी को हेरिडिटी कहते हैं। लिखा है यहाँ, स्टडी को हेरिडिटी कहते हैं। तो सर एक जेनेटिकल कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो जाता है, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को बच्चे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं इस प्रोसेस को। इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब इनहेरिटेंस का मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मेरे माता पिता जैसे थे वैसे ही मैं भी हूं। उनकी हाइट जो थी अप्रोक्सीमेटली मेरी हाइट वही है, वो इंसान थे, मैं भी इंसान हूं। मेरे आने वाले बच्चे भी इंसान ही होंगे। एक हाथी का बच्चा हाथी के से ही पैदा हुआ है, और वो भी हाथी ही पैदा करेगा। मतलब एक कैरेक्टर का, जेनेटिकल कैरेक्टर का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो जाने की प्रक्रिया है, जो जाने की प्रोसेस है, वही इनहेरिटेंस है। और इनहेरिटेंस का ही स्टडी हेरिडिटी है यार। इसी की स्टडी हेरिडिटी है। इनहेरिटेंस की ही स्टडी हेरिडिटी है। और मैंने आपसे क्या कहा कि जेनेटिक्स क्या है? देखिए, जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या होता है, समझ में आया? बोलिए। यस सर। आते हैं वेरिएशन पर। एक साथ स्लाइड ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, डोंट वरी। आते हैं वेरिएशन पर। वेरिएशन क्या होता है? देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। वेरिएशन का एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं। वेरिएशन, मैंने क्या बोला? वेरिएशन। वेरिएशन एक टर्म मैं आपको बताता हूं, स्पीसीज। आप क्या जानते हैं स्पीसीज के बारे में? कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए।
स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज के बारे में क्या जानते हैं? अरे बोलिए। नहीं पता। आप पढ़े होंगे 9th में डाइवर्सिटी, उसमें आपको बताया गया होगा कि स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल लेवल और टैक्सा, ऐसा बताया गया होगा। आपको वहां बताया गया होगा किंगडम, फाइलम, इसी के साथ डिवीजन प्लांट में, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसा कुछ बताया गया? अरे बताया गया ऐसा? यही जो स्पीसीज है ना, ये एक रैंक है, ये एक टैक्सा है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। और ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जहां आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके स्टडी करते हो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, और उसमें ये अलग अलग टैक्सोनॉमिकल रैंक है। तो उसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो स्पीसीज है। सवाल है, किसी भी दो इंडिविजुअल को ए और बी है, इन दोनों को सेम स्पीसीज का बोला जाए या डिफरेंट स्पीसीज का, इसका क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया ये है कि यदि ये ए इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल आपस में नेचुरली, वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, नेचुरली आपस में इंटरब्रीडिंग करके, नेचुरली आपस में इंटरब्रीडिंग करके अगर वो ऐसा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पा रहे हैं जैसे वो खुद है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल बच्चे बना पा रहे हैं जैसा वो खुद है, तो ए और बी सेम स्पीसीज के हैं। ए और बी सेम कहलाते स्पीसीज हैं। के हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो सेम स्पीसीज के नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ए बी फीमेल बी बी फीमेल तो क्या होगा, ए बी मेल बी बी मेल तो क्या होगा? अंडरस्टूड है। जहां मैंने बात किया कि ए और बी आपस में नेचुरली इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते ही आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? अपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल आपस में अगर नेचुरली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पा रहे हो तो वो सेम स्पीसीज के हैं। तो स्पीसीज समझ में आ गया? बोलिए, स्पीसीज समझ में आ गया? यस सर। वेरिएशन क्या है? एक बात बताइए, आप भी हैं, मैं भी हूं, ए डैश, A2, A3, A4 सब लोग हैं। क्या हमारे आप में और किसी लोगों में आपस में कोई डिफरेंसेस है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है ना? अरे हम लोग सब ह्यूमन स्पीसीज हैं, हम सभी ह्यूमन स्पीसीज हैं, लेकिन हम सब के बीच में जो डिफरेंसेस है वही वेरिएशन है। मतलब डिफरेंसेस अमंग सेम स्पीसीज इज वेरिएशन। तो बोलिए वेरिएशन समझ में आया क्या है? वेरिएशन कुछ नहीं है, एक ही स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में जो डिफरेंसेस है उसी को वेरिएशन कहते हैं। अरे बोलिए समझ में आ गया? अरे बोलिए। यस सर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ साइंटिस्ट का नाम। कुछ साइंटिस्ट का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे जो हम जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें इन सारे साइंटिस्ट का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिखेगा। ठीक, इसी में पहला साइंटिस्ट हम लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है। देखिए यहां पे अभी मैं आपको इतना बताने वाला हूं कि उस साइंटिस्ट का जेनेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, यही आपसे पूछा जाता है। पहली बात, इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन गार्डन पी प्लांट। और मैं बच्चों बता दूं इस गार्डन पी प्लांट को का बॉटनिकल नेम पाइसम सेटाइवम है। क्या ना बॉटनिकल नेम इसका क्या है? पाइसम सेटाइवम। इन्होंने गार्डन पी पे प्लांट किया था, मतलब कि इस गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था सॉरी। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था, हम आगे समझेंगे भी सही, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था
experiment on plant hybridization. एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। पता है बच्चों, ये ऐसे शख्स थे ना जो साइंटिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, सच बता रहा हूँ, मैं इनकी कहानी सुनाऊंगा आगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कर गए कि आज इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा मिला है। फादर ऑफ जेनेटिक्स यही जाने जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। क्यों है मैं आपको आगे भी बताऊंगा। बहुत अद्भुत काम किया इन्होंने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल गार्डन पी प्लांट पर काम किए हैं। प्लांट का नाम है पायसन सेडाइवम, एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और इतना बड़ा काम किया कि इनको एक दर्जा दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो पूछा जाए हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल साहब ने किस पे काम किया था? गार्डन पी प्लांट। देखिए दो टाइप का प्लांट होता है, याद रखिएगा पी का, एक होता है गार्डन पी, एक होता है स्वीट पी। हम और आप जो खाते हो ना वो स्वीट पी है, गार्डन पी का प्लांट आपको अलग दिखेगा। तो इन्होंने काम किया था गार्डन पी पे। अगला साइंटिस्ट है विलियम बैटसन। अभी चर्चा किए थे इनके, याद है? विलियम बैटसन, इन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया था, पता है? विलियम बैटसन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्यों बोला जाता है? एक बात पता है, मैंने आपसे पहले ही बोला कि विलियम बैटसन साहब जो थे ना, मेंडल के बाद आए थे बायोलॉजी की फील्ड में। इन्होंने मेंडल के वर्क को, मेंडल तो साइंटिस्ट नहीं थे ना, मैंने कहा, मेंडल के वर्क को जेनेटिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। मेंडल के वर्क को जेनेटिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसीलिए पहली बार जेनेटिक्स टर्म यूज किसने किया होगा? विलियम बैटसन ने। चूंकि इन्होंने मेंडल के वर्क को जेनेटिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का दर्जा मिल गया। अगला बात कि ये वो शख्स हैं विलियम बैटसन जिन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में कई सारे टर्मिनोलॉजी दिए हैं। जैसे मैंने कहा ना, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया है? विलियम बैटसन। आगे एक टर्म बताऊंगा, अलील अलील अलील, विलियम बैटसन ने दिया है। आगे एक टर्म बताऊंगा, होमोजाइगस होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हेमीजाइगस, और एक टर्म बताऊंगा आगे, फैलिलियल। ये सारे टर्म किसने दिया है? विलियम बैटसन ने दिया। ये सारे टर्मिनोलॉजी हम समझेंगे आगे। तो विलियम बैटसन कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मेंडल के वर्क को जेनेटिक्स में कन्वर्ट करने वाले यही वो शख्स थे, और इन्होंने ही जेनेटिक्स टर्म अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस और फैलिलियल, ये सारे टर्म दिया है विलियम बैटसन साहब ने। अब हम आते हैं अगले साइंटिस्ट। तीन, ए गैरॉड, अल्फ्रेड गैरॉड। पता है इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है इनको? सॉरी इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। 1 सेकेंड रुक जाइए थोड़ा। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्यों भाई? देखिए वैसे ह्यूमन जेनेटिक्स आपके 10th में सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप 12th में जाएंगे ना, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको ये ह्यूमन जेनेटिक्स, बहुत ज्यादा डिटेल में। और मैं बता दूं बच्चों,
ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए जो बेसिक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वगैरह दे रखा है वो ए गरट नहीं दिया है। मैं आपको बताऊं, ह्यूमन के अंदर जेनेटिकल डिसऑर्डर का पहली बार पता लगाने का काम ए गरॉट ने किया था, और वो जेनेटिकल डिसऑर्डर का नाम फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर को पता लगाने का काम, डिस्कवर करने का काम ए गरॉट ने किया था, और वो डिसऑर्डर का नाम था एल कैप्टोन यूरिया। क्या नाम था? एल कैप्टोन यूरिया। कैसे होता है ये आप 12th में पढ़िएगा। इसी को ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक यूरिन डिजीज, डीजेड का मतलब डिजीज। एक्चुअल में ये डिजीज एक एंजाइम के कमी की वजह से होता है जिसका नाम है होमोजेंसिटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। होमोजेंसिटिक ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी हो जाती है तो ये डिसऑर्डर होता है। पता है एक्चुअल में होता क्या है? ये एंजाइम जो है ना एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब बताइए, प्रोटीन है तो प्रोटीन तो आरएनए से बनता है, आरएनए से डीएनए से बनता है, और डीएनए का कोई ना कोई सेगमेंट होगा, जीन। बताइए, सही बात है। तो मान लीजिए अगर वो जीन ए होगा तो वो जीन ए क्या कर रहा होगा? बताइए, फाइनली वो mRNA ए बना रहा होगा। इससे बन रहा होगा प्रोटीन ए, और यही प्रोटीन ए कन्वर्ट हो जा रहा होगा एंजाइम ए में, और ये एंजाइम ए कोई एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेता होगा जिसको आप बोल सकते हो रिएक्शन ए, और तब जाके होमोजेंसिटिक एसिड ऑक्सीडेज कन्वर्ट होता है किसी अदर कंपाउंड में। वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कुल मिला के ये जो एंजाइम ए है ये होमोजेंसिटिक एसिड है। मान लिया जाए अगर इस जीन ए में म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन का मतलब ये जीन खराब हो गया, तो बताइए एमआरएनए बनेगा क्या? नहीं सर। एमआरएनए बनेगा, लेकिन वो वाला एमआरएनए नहीं बनेगा। एमआरएनए ए नहीं बनेगा। तो क्या प्रोटीन बनेगा? प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन ए नहीं हाँ, बनेगा। ए नहीं बनेगा। प्रोटीन अदर जीन से बनेगा ना, तो एंजाइम ए नहीं बनेगा, तो क्या रिएक्शन ए चलेगा? नहीं। तो जब ये होमोजेंसिटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जिस भी जीन से बनता था वो जीन में डिफेक्ट आ गया, तो उस एंजाइम की कमी हो गई, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? वो रिएक्शन क्या है 12th में पढ़ाया जाएगा आपको। उस रिएक्शन की ही वजह से वो रिएक्शन इनहिबिट हो गया, उसकी वजह से एक डिसऑर्डर हो जाता है एल कैप्टोन यूरिया, जिसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। इसमें जब यूरिन एयर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लैक कलर हो जाता है उसका। और पहली बार, माइक बंद कर लीजिए, पहली बार ये डिसऑर्डर का पता किसने लगाया था? ए गैरोट ने। इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फिर बाद में इन्होंने कई सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर का पता लगा, एक बुक लिख डाला है। बुक का नाम पता है क्या? इनबॉर्न, ऐसे नाम है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म में जो कमी आया एंजाइम की वजह से है, और वो एंजाइम बनता फाइनली जीन से है। अगर वो बाय बर्थ है, वो डिसऑर्डर बाय बर्थ है, मतलब वो जेनेटिकल है। इनबॉर्न एरर मतलब कमी, गड़बड़ी। तो उन्होंने कई सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर का स्टडी किया और एक बुक लिख डाला जिसका नाम है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, और उस बुक में उन्होंने कई सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर का डिस्क्रिप्शन दिया। इतना बड़ा काम ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए इन्होंने किया, इसीलिए इनको एक दर्जा मिला फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो कुल मिला के ये 3 साइंटिस्ट हैं। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, विलियम बैटसन और ए गैरोल्ड। क्या ये तीनों साइंटिस्ट का जेनेटिक्स की फील्ड में कंट्रीब्यूशन समझ में आया? बोलिए। यस। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए खटाखट, जल्दी। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। आप सुनिए,